नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और मंगलवार का दिन भारतीय बाजारों के लिए शानदार। सेंसेक्स आज लाइफ हाई हिट करता हुआ दिखाई पड़ा और निफ्टी करीब करीब 15,800 के नीचे आया। रफली 100 अंकों के आसपास एक गिरावट हायर लेवल से निफ्टी में देखने को मिली। ब्रॉडर मार्केट आउट परफॉर्म कर रहा था। निफ्टी का एडवांस डिक्लाइन रेशियो 2:1 का, यानी कि मिड कैप स्मॉल कैप में खरीदारी का दौर देखने को मिला। रियल स्टेट माफ करिएगा ऑटो स्पेस के अंदर लगातार 4 दिन की गिरावट के बाद आज खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। पीएसयू बैंक तेजी में थे। सीमेंट, इंफ्रा, मीडिया, रियल्टी, पेपर, शुगर, ये कुछ ऐसे नाम हैं जहां पर अभी भी मूवमेंट है। इनफैक्ट आज तो पोल्ट्री स्टॉक्स के अंदर भी जोरदार मूव आता हुआ दिखाई पड़ा। फार्मा स्टॉक्स के अंदर स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग आप कह सकते हैं, लेकिन टाटा कंज्यूमर, टाइटन, इन्फोसिस, ये कुछ ऐसे नाम थे जो कि आज के सत्र में ऑल टाइम हाई हिट करते हुए दिखाई पड़े। मारुति में आज जोरदार तेजी थी। स्टार परफॉर्मर था आज का 4.5% के आसपास का उछाल। यूपीएल, श्री सीमेंट, एसबीआई लाइफ, इनफैक्ट पूरा इंश्योरेंस स्पेस बजिंग है। पहले एचडीएफसी लाइफ का मान संभाले हुए था, अब आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और एसबीआई लाइफ जैसे शेयर आगे आते हुए दिखाई पड़े। मिड कैप में वेंकीज अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई पड़ा। एचएफसीएल जोरदार तेजी में, जेके पेपर जोरदार तेजी में, डीसीएम श्रीराम में अच्छी खासी खरीदारी। एफएनओ में पिरामल एंटरप्राइजेज शानदार तेजी आज स्टॉक में देखने को मिली। जीएमआर इंफ्रा 28 रुपये से 33 रुपये पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और कंटेनर कॉर्प कुछ और ऐसे नाम है जहां पर एक जोरदार मूव मार्केट में बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो बाजार में खरीदारी है चौतरफा और सेलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर एक अच्छा मूव जरूर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सेलेक्टिव स्टॉक्स, सेलेक्टिव स्टोरीज मार्केट के अंदर कायदे से कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रही हैं। हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला नाम उदय पटेल साहब का है। उदय पटेल साहब का सवाल है जीएमआर इंफ्रा पर। इन्होंने 31 रुपये के दाम पर शेयर खरीद रखे हैं और 8,000 शेयर हैं। पटेल साहब, इसमें न्यूज़ बज़ चल रहा है डीमर्जर को लेकर, कुछ खबरें हैं बाजार में गर्म। आज 33 रुपये हो गया, आपको मुनाफा अच्छा खासा है। आप एटलीस्ट थोड़ा टाइम तो होल्ड कर सकते हैं और थोड़ा टाइम बाद अपने प्रॉफिट्स को छोड़कर कॉस्ट को निकाल लीजिएगा, क्योंकि सिचुएशन नंबर वाइज अब तक सुधरी नहीं है। डेट उतना ही है, नंबर्स कोई इम्प्रूव नहीं हुए हैं, बट बज़ मार्केट में से चला रही है। जैसे कुछ दिन पहले जस्ट डायल, वोकहार्ट, ये कुछ इसी तरह के नाम हैं। तो आमतौर पे स्टॉक बहुत पीटा हुआ है, लेकिन इक्विटी बेस बड़ा है तो थोड़ा धीरे धीरे चलता है। लेकिन ब्रोकर्स के बीच में आजकल काफ़ी हॉट एंड हैपनिंग है, तो ज़रा ध्यान से संभल कर इसमें ट्रेड करिएगा। ये ट्रेड लायक ही है, इन्वेस्टमेंट लायक नहीं है। अच्छा, एचडीएफसी लाइफ पर एक सवाल रोहित जी ने पूछा है। 100 शेयर 501, लॉन्ग टर्म व्यू 20 साल। रोहित जी, आप ज़रूर इसे रख सकते हैं। 501 में आपकी खरीदारी है, 720 रुपये शायद ऐसी क्लोजिंग रही है, 716 रुपये रही है। अच्छा खासा मुनाफा आपको 216 रुपये के आसपास पर शेयर का। और अगर आपको कहीं किसी बुरे दिन या आपकी खरीदारी के आसपास दोबारा मिले, आप खरीदारी कर सकते हैं। आपको कहीं आपको लगता है 20 साल आप होल्ड कर सकते हैं, तो एटलीस्ट अगले 3 साल एक्यूमुलेट करिए, 5 साल एक्यूमुलेट कर सकते हैं। आपको लगता है इसमें पोटेंशियल दुगना तिगुना होने का है, तो आप एक प्राइस डिसाइड कर लीजिए, वहाँ तक इसे एक्यूमुलेट करते रहिए। या आप आराम से एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ये चल गया तो कोई और शेयर ढूंढ लीजिए इसी तरह का, जिसमें आप ज़रूर इन्वेस्ट करिए। और 20 साल के लिए बने रहना बहुत बढ़िया नजरिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बैंक ऑफ इंडिया और साथ ही साथ आईडीबीआई, शंकर शांत साहब, देव साहब रादर। बैंक ऑफ इंडिया सर ठीक कंपनी है बैंक वैसे तो, लेकिन ये प्राइवेटाइजेशन वाले बज़ ट्रिगर जो है, इसकी वजह से कुछ एक मूव आता हुआ जरूर दिखाई पड़ रहा है पूरे स्पेस के अंदर। इस वजह से अभी ये बना हुआ है। वैल्यू तो है ही, ऑब्वियसली बात है, पूरे पीएसयू बैंक्स के अंदर वैल्यू है। तो मीडियम टर्म के लिए तो आप इसको ज़रूर रखिए। लॉन्गर टाइम के लिए आप अवॉइड कर सकते हैं। लॉन्गर टाइम के लिए आप बाकी जो विकल्प हैं बैंकिंग स्पेस में उसको तलाश सकते हैं, वहाँ पर पैसा डाल सकते हो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, मोहित झुंझुनवाला साहब का सवाल, रिलायंस व्यू बिफोर रिजल्ट। सर रिजल्ट नहीं है रिलायंस के, एजीएम है जो कि 24 तारीख को है। एजीएम से पहले का कोई आकलन तो है नहीं। एजीएम में कंपनी ने ग्रोथ प्लान बताएगी आगे का, लेकिन ऑब्वियसली बात है रिलायंस एक कंपनी नहीं है, एक ग्रुप नहीं है, पूरी इंडस्ट्री है जिसके अंदर बहुत सारी कंपनीज आती हैं। तो बहुत कुछ होता है इनके पास बताने के लिए, जो बहुत सारी कंपनी पे इफेक्ट करता है। मिसाल के तौर पर अगर वो 5G में एक्सपैंड कर रहे हैं तो डी लिंक, स्मार्ट लिंक चल जाएगा। अगर वो रिटेल में एक्सपैंड कर रहे हैं तो बाकी कंपनी से प्रेशर आएगा। तो बहुत कुछ होता है, तो आप पढ़ें, ध्यान से समझें। कंपनी तो अच्छी है ही, कोई दो राय नहीं है इसमें, और देश की नंबर 1 कंपनी है मार्केट कैप के लिहाज से, रेवेन्यूज़ के लिहाज से। आप ज़रूर इसके अंदर बने रह सकते हैं। अच्छा,
3500 की रेंज में ओरेकल लूँ या ब्रिटानिया लॉन्ग टर्म? सर दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं। देखिए ब्रिटानिया का प्रोडक्ट तो आप इस्तेमाल करते ही होंगे, सभी करते हैं, दिन की शुरुआत ही वहीं से होती है कोलगेट के बाद। ऑब्वियसली बात है, अच्छी कंपनी है, पुरानी हिस्ट्री है 100 साल के आसपास की, तो आप ज़रूर इसमें खरीदारी कर सकते हैं। ओरेकल के साथ एक बहुत अच्छी चीज़ क्या है कि ओरेकल स्ट्रॉन्ग डिविडेंड पे ऑफ वाला स्टॉक है। पिछले 10 साल नहीं 7 साल से ये डिविडेंड दे रहा है। एक स्पेशल डिविडेंड भी था इसमें, 160 रुपये से शुरू होके 200 रुपये डिविडेंड आ चुका है इनका पर शेयर। ओरेकल जैसी कंपनी अगर आपको किसी भूले बिसरे दिन 1700, 1800, 1900 की रेंज में मिले तो आप इसमें खरीदारी करें। वैसे भी ओरेकल कोई ऐसी बड़ी चाल नहीं दिखा रहा है इस समय। ओरेकल अपनी एक रेंज के अंदर ही रहता है, उन 1700 से 4200 की रेंज रहती है, अपने रेंज के अपर एंड की तरफ जा रहा है। थोड़े दिन बाद वापस वो रेंज के लोअर एंड पे आ जाएगा। कभी आएगा अगर तो आप ज़रूर खरीदारी करिए, बहुत स्ट्रॉन्ग डिविडेंड मिलता है उस समय पर। 1700 के शेयर पे 200 रुपये डिविडेंड, करीब 11% डील बैठती है, बहुत बढ़िया। उस समय आप पैसा डालिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिलहाल के लिए ब्रिटानिया लीजिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि इस बार ओरेकल ये रेंज तोड़ सकता है तो आप कुछ हद तक एक्यूमुलेट कर सकते हैं। नीचे आए तो आप ज़रूर एक्यूमुलेट करिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। दोनों कंपनियाँ अच्छी हैं, नज़रिया आपका क्या है, क्या व्यू पॉइंट लेके चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर पैसा डाल दीजिए। IGL MGL, शरद मिश्रा साहब, IGL और MGL दोनों कंपनीज अच्छी हैं। IGL MGL में अंतर यह है कि MGL केटर करता है महाराष्ट्र को और सिलेक्टिव एरियाज इन गुजरात को। IGL कवर करता है NCR को और मेरठ, मतलब NCR में ऑब्वियसली आता है, सब कुछ भी आ जाता है, बागपत, मेरठ, सोनीपत, पानीपत। पॉपुलेशन का साइज़ आप दोनों का अंतर देख ही सकते हैं, क्योंकि 1-1.5 करोड़ की आबादी है मुंबई की और 8 करोड़ की अकेले की आबादी है दिल्ली पूरे एरिया की। तो बाकी एरिया वाइज तो इनके पास ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम है ही, प्लस दिल्ली में बसेस ज़्यादा हैं, ट्रैफिक ज़्यादा है, CNG व्हीकल्स ज़्यादा है। महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है सच। प्लस अलॉन्ग विद दैट दिल्ली में पॉल्यूशन भी ज़्यादा है। जब पॉल्यूशन ज़्यादा है तो ऑब्वियसली बात है स्विच करेंगे व्हीकल की तरफ, तो वो ज़्यादा ट्रिगर बन सकता है। कंपनियाँ दोनों अच्छी हैं, डिपेंड्स कि आप किस एरिया को ज़्यादा प्रेफर करके एंटर करना चाहते हैं। IGL ज़्यादा बेहतर विकल्प हो सकता है, आप उसको तलाश सकते हैं। HEG एंड कल्याण ज्वेलर्स, सुनील वर्मा साहब, HEG के केस में आपने अगर कभी पुरानी इसकी हिस्ट्री पढ़ी हो तो 4200 रुपये तक भी गया था ये शेयर, और ये उस समय गया था जब ग्रेफाइट की साइकिल तेज थी इलेक्ट्रोड की, उसके बाद ये चला था। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो ये साइक्लिकल मूव लेती है, तो इसलिए यहाँ से आप उसको ध्यान रखिए। भीलवाड़ा ग्रुप की कंपनी है, लंजे भीलवाड़ा ग्रुप की। बायबैक भी आया था लेकिन प्रमोटर ने पार्टिसिपेट किया था। कैश रिच कंपनी है, डेट ऑलमोस्ट नील है, बट साइक्लिकल मूव है, इसलिए साइक्लिकल मूव में हमेशा यही रिस्क होता है कि आप साइकिल के हिस्से में फंसे हैं, ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ। 600 रुपये पे शेयर था तो गया 1200, 1700, 4200 फंसा तो आ गया 1200। तो डिपेंड करता है आपने कहाँ पे खरीदारी की हुई है। कल्याण ज्वेलरी केस में मैं सिंपली बोलूँ ये कंपनी ठीक है, अगर आपको प्रॉफिट आप निकल जाइए, उस प्रॉफिट से टाइटन ले लीजिए। टाइटन अगर आपको कभी भी किसी लॉन्ग टर्म स्टॉक में घुसना है तो हम सबसे बढ़िया तरीका है लीडर के साथ रहिए। लीडर नहीं है तो सेकंड बेस्ट कंपनी के साथ जाइए। बाकियों में एक बार को ऊपर नीचे चीज़ें हो सकती हैं, हालातों में, सिचुएशन, सिनेरियो में, लेकिन इनके साथ थोड़ी प्रोबेबिलिटी कम होती है, तो अकॉर्डिंगली आप विकल्प अपने तलाश कर सकते हैं। इसके अलावा ICICI प्रूडेंशियल पे सर आज ही अभी बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, प्रणव साहब तेज़ी की सलाह दे रहे थे कुछ जानकार इंश्योरेंस में। इनफैक्ट कोटक से हमारे साथ जो जुड़ते हैं उन्होंने इस पर खरीदारी की राय दी थी, और आप तेज़ी देख सकते हैं। इंश्योरेंस वैसे ही बजिंग स्पेस है, कोई दिक्कत नहीं है। SBI लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल, HDFC लाइफ, आप रह सकते हैं इनके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, SBI कार्ड लॉन्ग टर्म के लिए, श्रीकांत साहब, SBI कार्ड्स में एक हैंगओवर अभी जो निकला है स्टेक सेल का ऊपर, यही रहेगा अगर रहेगा तो, क्योंकि स्टेक सेल होने में प्रॉब्लम नहीं है, स्टेक सेल के साथ साथ बाज़ार में इक्विटी आने का प्रॉब्लम है। फ्लोट मार्केट में अगर आ रहा है और पब्लिकली फ्लोट बढ़ रहा है तो शेयर की चाल अपने आप ही धीमी कर देगा। आप ऐसे समझिए कोई शेयर शुरू हुआ 100 नंबर ऑफ शेयर के साथ, धीरे धीरे वो 1000, फिर 10,000, फिर 1 लाख हो गए, तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़ रहे हैं तो EPS अपने आप ही डाइल्यूट होती आ रही है, तो ऐसा कुछ होता है। लेकिन खैर यहाँ ऐसा केस नहीं है। यहाँ केस में कंपनी ठीक है, 20% के आसपास का मार्केट शेयर ओन करते हैं ये क्रेडिट कार्ड डिवीज़न में, और इकलौती लिस्टेड क्रेडिट कार्ड कंपनी है, तो वैसे ठीक, बट ओवरहैंग बस आप बच के रहें कि ऊपर की तरफ इक्विटी ना छूटती जाए। अभी के लिए तो ठीक है, आगे अगर छूटेगी तो ट्रबल हो सकता है। सो फार ब्रोकरेज हाउस टारगेट जो थे वो 1200-1500 के आसपास के दिखाई पड़ रहे हैं। वर्लपूल, पाटिल साहब, वर्लपूल में मल्टीनेशनल स्पेस की कंपनी, मतलब अभी जो रिसेंट नंबर आए थे
5% चला भी था और नंबर्स के बाद शेयर अच्छा था। ब्रोकरेज हाउसेज ने उस टाइम पे व्यू नहीं दिए बहुत ज़्यादा, फ्लैटिश टोन पे व्यूज़ दिए थे, लेकिन अमेरिकन मल्टीनेशनल जाइंट है, हर तरह की बेहतर चीज़ें इस कंपनी के साथ हैं, प्रोडक्ट अच्छे, क्लीन बैलेंस शीट, डिविडेंड पेइंग कंपनी, क्लीन मैनेजमेंट, पेडिग्री स्ट्रॉन्ग, मतलब पोर्टफोलियो स्टॉक है। इस तरह के स्टॉक को आप ट्रेडिंग के लिए मत यूज़ करिए, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये। ये वो स्टॉक है जो आपको मोटा पैसा बना के दे सकता है, वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। उस तरह से इसको तवज्जो दीजिए। नीचे मिल जाए, हाफ में भी मिल जाए, आप ले सकते हैं। कंपनी में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिनेरियो सिचुएशन ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन कंपनी बेटर है, आप रह सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, एलिकॉन इंजीनियरिंग में सर खबरें चल रही हैं कुछ, अग्रवाल साहब, खबरें हैं कुछ बड़ी कंपनी के टेक ओवर को लेकर भी, लेकिन सिर्फ बज़ है, अभी तक कोई पुष्टि नहीं है इसके ऊपर। इसीलिए शेयर थोड़ा मोमेंटम में है, चला है नीचे से 90 रुपये से चल के 120-130 रुपये आ गया है, लेकिन अभी एक रेंज के अंदर ही कामकाज कर रहा है। अगर थोड़ा और मूवमेंट इसमें मिलता है तो आप 160-65 तक मीडियम टर्म में एटलीस्ट देख सकते हैं, और बज़ का ध्यान रखें जो बाज़ार में इसके ऊपर घूम रही है। अच्छा, आईटीसी एंड अदानी, सर आईटीसी के लिए तो ऑब्वियस ही बात है, अगर आपके पास टाइम है ऋषि साहब तो ही आप इसके अंदर बने रहें। शॉर्ट टर्म के लिए तो यहाँ कुछ मिलने वाला है नहीं आपको, बहुत बाजार में सिर्फ मीम चलते हैं इसके ऊपर, बाकी तो कुछ नहीं होता। कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है एज सच, कारोबारों में कोई प्रॉब्लम नहीं है एज सच, बट 1280 करोड़ शेयर मार्केट में आईटीसी के हैं, हमारी देश की आबादी से 10 गुना ज़्यादा रफली। तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने शेयर होंगे मार्केट में, यानी हर घर में 10 तो होंगे ही होंगे। तो इस तरह के वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड स्टॉक्स के अंदर चाल कम आती है। एक तरफ तो इतने सारे शेयर, दूसरी तरफ से कोई प्रमोटर नहीं, मालिकाना हक नहीं। लार्जेस्ट शेयर होल्डर जो है वो इसके अंदर डोमेस्टिक फ्रंट पे एलआईसी और बाकी बैट का स्टेक है। तो क्रूशियल यही कि अगर इतने बड़े फ्लोट के साथ शेयर का चलना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ईपीएस डाइल्यूट होती है, फिर भी कंपनी अच्छा डिविडेंड देती है। अगर इस तरह की चीज़ों के साथ आप बने रह सकते हैं लंबी टाइम के लिए तो आप ज़रूर बने रहिए। छोटी अवधि में बाजार आपको चलता दिखेगा, बाकी शेयर चलते दिखेंगे, आपको फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी होगी, तो आप ऐसी कॉल मत लीजिए जो आपको दिक्कत दे। अच्छा, अदानी पोर्ट पे इमरान साहब, अगेन एक ही तरह का जवाब कि वैसे तो इस ग्रुप की सबसे बेहतरीन कंपनी 1400 रुपये के आसपास, 1200 से 1400 रुपये के आसपास ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट्स हैं, लेकिन अभी तो सब तेज़ी के बाद जब सेक्टर में इस पूरे ग्रुप में पिटाई हुई तो इसकी पिटाई हो गई। सो फार ठीक है, आप बने रह सकते हैं। बाकी ग्रुप की कंपनी से कंपैरिजन में यहाँ सिचुएशन उतनी बुरी नहीं है, लेकिन अहेड ऑफ टाइम सारा ग्रुप चला है, तो थोड़ा ध्यान से कंजर्वेटिवली अपनी पोजीशन को होल्ड करिएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे सवाल आते जा रहे हैं। एक्शन कंस्ट्रक्शन, सर दिनेश जी, कंपनी तो बुरी नहीं है, रिसेंटली कई जानकारों ने खरीदारी करा दी थी। हाँ, एक तो अभी एक नोट आया था मयूरेश का, उन्होंने इसमें वॉच करते रहिए और बने रहिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल भी शामिल कर लेते हैं। कहाँ गए, बहुत सारे सवाल आ रहे थे। अच्छा, एक सवाल जो है वो आया हुआ है टाइटन के लिए लॉन्ग टर्म। सर टाइटन में लॉन्ग टर्म में आप क्यों नहीं होल्ड कर सकते स्टॉक को? आराम से आप होल्ड करिए, मतलब इंटरनेशनली एक्लेम्ड है, टाटा ग्रुप का ज्वेल है, बहुत सारे इनके आउटलेट्स तो हैं। थोड़ा हालात बिगड़े ज़रूर हैं कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, लेकिन फ़िलहाल के लिए अगर आपको खुद के हिसाब से आप सोचिए, अगर आपको ट्रस्टवर्दी ज्वेलरी सोचनी हो तो आपके सामने बहुत लिमिटेड विकल्प है। और ना केवल ज्वेलरी बल्कि घड़ियों में, हेलमेट्स में, या हेलमेट्स को अगर हटा भी दें तो लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स जो हैं उनमें बहुत सारा इनके पास एक रेंज है। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, आप ज़रूर इसके अंदर बने रह सकते हैं, लेकिन नीचे मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, टाटा केमिकल और लिंडे इंडिया, प्रणव साहब टाटा केमिकल स्टीम में था क्योंकि ये केमिकल के प्राइसेस वगैरह बढ़े थे, कुछ आउटपुट कटौती की बातचीत थी चाइना में, जिसकी वजह से इसमें तेज़ी आते हुए दिखाई पड़ी। कंपनी अच्छी है, टाटा ग्रुप की है, थोड़ा चला हुआ है, नीचे मिल जाए ज़्यादा बेहतर है। दूसरी तरफ लिंडे इंडिया, ये स्टॉक बहुत फैंसी में है क्योंकि वो ऑक्सीजन का जब एक शॉर्टफॉल हुआ था तब इसकी बातचीत हुई थी। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन के अंदर कंपनी कामकाज करती है, लो फ्लोट है, मल्टीनेशनल कंपनी है, डीलिस्टिंग का एक बड़ा कैंडिडेट है। पहले भी एक डीलिस्टिंग का अटेम्प्ट हो चुका है जो फेल हुआ था, दोबारा भी बातचीत है कि शायद अटेम्प्ट होते हुए दिखाई पड़े। ब्रोकरेज हाउसेस काफ़ी बुलिश हैं स्टॉक को लेकर और अच्छे एवेन्यूज़ की बातचीत भी है। मीडियम टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए आप दोनों को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन लिंडे में ध्यान रखिएगा कि
जो डीलिस्टिंग का भाव है वो क्या है, और डीलिस्टिंग से जुड़ी कोई भी खबरें अगर इसमें गर्म होती हैं तो उसके ऊपर आप दोबारा रिव्यू कर लीजिएगा। टाटा केमिकल में नीचे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, आप खरीदारी कर सकते हैं। और एकल के ऊपर हम बातचीत कर चुके हैं। और प्रिंस पाइप, अनुज साहब, प्रिंस पाइप के ऊपर आज ही बात हो रही थी किसी ग्रुप में, और वो कह भी रहे थे कि शायद ब्रेकआउट जैसी स्थिति बनते हुए दिखाई पड़ रही है मीडियम टर्म में। लॉन्ग टर्म में थोड़ा चला ज़रूर है, लेकिन फिर वापस रेंज के अंदर ही कामकाज कर रहा है कंपनी ठीक। और ये दूसरा मानसून वगैरह का ट्रिगर जो रहेगा, अनलॉक का प्रोसेस शुरू होगा, उसके लिए नंबर्स ठीक हो जाएंगे। तो एटलीस्ट अभी तो आप बने रहिए, लेकिन क्लोजली यहाँ पर भी नंबर्स को आप क्रूशली वॉच करिएगा। और मीडियम टर्म में तो ऑब्वियसली बात है ब्रेकआउट आ रहा है, तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर कॉल ले सकते हैं। बजाज कंज्यूमर ड्रेजिंग, नहीं कैस्ट्रॉल, संजय ठक्कर साहब, कैस्ट्रॉल के केस में कैश रिच कंपनी, डेट फ्री, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, मल्टीनेशनल जाइंट, ये सब अच्छी चीज़ें हैं, बस स्टॉक चलता नहीं है, साफ बात है। प्रोडक्ट भी अच्छा है, आपके पास अच्छा पेशेंस है, आप ज़रूर बने रहिए। स्लोली चलता है लेकिन चलेगा, मतलब अमंग ऑल पीयर्स बहुत ही बीट एंड डाउन है। दूसरी तरफ आपका जो सवाल है बजाज कंज्यूमर पे, हाँ यहाँ पर आप बजाज कंज्यूमर में बीच में बहुत स्टीम उठी थी, कुछ न्यूज़ फ्लोज भी थे, लेकिन फिर वापस ठंडी पड़ते हुए दिखाई पड़ रही है। आप नया निवेश भले इसमें ना करें, लेकिन एटलीस्ट बने रह सकते हैं। ये फिलहाल दिखाई पड़ रहा है, कंपनी ठीक है, ग्रुप वगैरह भी सही है, लेकिन कुछ बज़ के बीच में ये एकदम से स्टीम पकड़ा था इसमें, तो आप वो ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ, कैस्ट्रॉल के लिए आपको सुपर पेशेंस चाहिए होगा। अच्छा सर, 1 मंथ के लिए मैं कोई व्यू नहीं दे सकता किसी भी स्टॉक पे, चाहे वो रिलायंस हो या कोई भी हो। बेस्ट इज रिलायंस जैसी कंपनी को आपको होल्ड करना चाहिए अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में, कोर टीम का हिस्सा होना चाहिए। सारे ब्रोकर हाउसेस के पास मेजर क्वांटिटी में रिलायंस जैसी कंपनियां रहती हैं, और उसके बाद ही वो उस पर कॉल लेते हैं, तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर अपनी रणनीति रख सकते हैं। अच्छा, रिलायंस पे बात हम कर चुके। स्टर्लिंग एंड विल्सन, आशीष साहब, इसमें बीच में बज़ आया था वो स्टेक सेल करके डेट ईज आउट करने को लेकर, मेरे एक सहयोगी मित्र हैं, उन्होंने इसके ऊपर स्टोरी भी की थी। थोड़ा ट्रबल में रहता है ये स्टॉक, और जिस स्पेस के अंदर है वो स्पेस भी ट्रबल में रहता है। सोलर में अब तक कोई कंपनी एज सच मिली नहीं जो स्पेस को बहुत तेज़ी से रिटर्न देके गई हो। किसी भी ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी में, विंड, आप हाइड्रो, सोलर, इनमें से ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो बहुत तोड़ फोड़ रिटर्न देके गई हो। टाटा पावर जैसी कंपनियां, या टोरेंट पावर जैसी कंपनियां, या फिर अदानी पावर जैसी कंपनीज भी, इवन ये सब थर्मल के अंदर भी इनका मेजर बिजनेस है। अदानी ग्रीन में है तो अदानी ग्रीन का तो कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ बाकी आप अवॉइड करके किसी और में स्विच कर पाए अगर आपको मुनाफा है तो ज़्यादा बेहतर विकल्प रहेगा। मोमेंटम बेस्ड स्टॉक है तो मोमेंटम के हिसाब से ही इसमें प्ले करिएगा। आगे बढ़ते हैं। NMDC, रंजन साहब, NMDC में एक और सवाल था, हाँ रंजन साहब पे। रंजन साहब, ये NMDC के तो नंबर्स आने हैं, और मेरे ख्याल से तो नंबर आए नहीं हैं, आज मैंने देखे नहीं हैं। आज अगर नंबर शाम तक आते हैं, कल ब्रोकर हाउसेस का व्यू भी आएगा, उसके बाद आप इस पर कोई भी कॉल लीजिएगा। अभी के लिए कुछ भी कहना मुश्किल है। नीचे की तरफ मिल जाए तो ऑब्वियसली बात है, एक अच्छे डिविडेंड यील्ड वाला स्टॉक हो जाता है, तब आप इस पर तवज्जो दीजिएगा। लेकिन एज ऑफ नाउ पहले नंबर्स को देख लीजिए, ब्रोकर हाउसेस के व्यू देख लीजिए, एनालिस्ट कॉल देख लीजिए, उसके बाद कोई कॉल लीजिएगा, वो ज़्यादा बेहतर विकल्प रहेगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, योगेश साहब पता नहीं आपकी लेवल पे एंटर करके गए, 2 दिन से शेयर चल रहा है, 30% चल चुके हैं दोनों स्टॉक, और लक्ष्मण राय की खबर का इम्पैक्ट भी है और अच्छा चला है। वैल्यू थी इसके अंदर, इसीलिए इसमें मूव आया, लेकिन ऑब्वियसली बात है इतना बड़ा मूव इतनी जल्दी आया तो थोड़ा सा ईज आउट ज़रूर होगा, जो हुआ भी ऊपरी लेवल से थोड़ा सा ईज आउट हो सकता है। लेकिन वैसे ठीक ठाक कंपनी है, अगर आप बने रह सकते हैं दोनों में तो आपको पैसा बन जाएगा, और शायद बन भी रहा होगा। तो आप पैसा बन रहा है तो एटलीस्ट प्रॉफिट वाले शेयर रख लीजिए, या कुछ कॉस्ट कुछ प्रॉफिट वाले शेयर रख लीजिए, बाकी थोड़ा बहुत लेते चलिए, क्योंकि ये बाज़ार बहुत भागा हुआ है, कई सेगमेंट सेक्टर्स के अंदर चर्निंग हो रही है, तो अकॉर्डिंगली आपको कॉल यहाँ पर लेना होगा। चलिए, अच्छा एक आखिरी सवाल और लेते हैं। सवाल ले लेते हैं लेमन ट्री पे। कुमार साहब, लेमन ट्री पे भी एक रिपोर्ट आई थी, 47 का टारगेट था, वो शायद CLSA की रिपोर्ट थी। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, अनलॉक का प्रोसेस में ये पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है चीज़ें जैसे जैसे खुलेंगी, रेस्टोरेंट्स खुलेंगे तो इनकी भीड़ भी बढ़ेगी। आप किसी भी एरिया में देख लीजिए, इनके Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में जहाँ पर भी होटल्स हैं वो पिकअप कर रहे हैं। बट हैविंग सेड दैट, एक ही फ्लॉ है कि ज़्यादातर इनके होटल्स के अंदर कॉर्पोरेट पार्टीज़ एंड कॉर्पोरेट इवेंट्स होते थे,
वो अभी नहीं होंगे तो वो एक रेवेन्यू को इम्पैक्ट करेगा, बट नंबर वाइज डेट थोड़ा ज़्यादा है। अनलॉक का प्रोसेस है, मीडियम टर्म के हिसाब से आप इसे देखिए, लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में कभी मत रखिएगा। चलिए फिलहाल अब इतने ही सवालों को मैं शामिल कर पाऊंगा, माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमसे सवाल पूछे। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी जगह पर, और तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @Sumit Research, मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।